बहुत पुराने समय की बात है। लक्ष्मी नगर गांव में रमन नाम का एक लड़का अपनी माँ मंजू, पिता संजय और बड़े भाई संतोष के साथ रहता था। रमन बहुत मोटा था और इस मोटापे के चलते वो बहुत आलसी हो गया था, जिस कारण वो अपने माता पिता से हमेशा डांट सुनता रहता था। सूरज सिर पर आ गया है, लेकिन ये तुम्हारा लड़का अभी तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है। जब कुछ बुरा करे तो मेरा लड़का, अच्छा करे तो तुम्हारा। अच्छा, उसने कभी कुछ किया ही कहाँ है जो मैं उसे अपना लड़का कहूँ? अभी तक तो अकेला तुम्हारा ही है। हे भगवान, कैसी बातें करते हो? तो क्या मैं कोई कुंवारी माँ बन रही हूँ जो मेरे अकेले का होगा? अरे, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर जाकर लड़ो ना, मैं सो रहा हूँ। एक तो पड़ा सो रहा है और ऊपर से बातें बना रहा है। रमन बिस्तर से नीचे गिरा और उठकर बैठा। फिर आंख मलते हुए बोला, नाश्ता बन गया। खाना और सोना, खाना और सोना, बस। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं आता है इसे। अरे, अभी उठा है सोकर तो नाश्ता तो करेगा ना? नहीं, कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करेगा ये। खा खा के सांड बन गया है। अब क्या गेंडा बनाना चाहती हो इसे? बहुत आराम कर ली इसने। अब मैं इसे पंडित जी के पास शिक्षा ग्रहण करने भेज रहा हूँ। क्या नहीं? हाँ, चल उठ। अरे, कौन पंडित जी? कुछ तो बताओ, कहाँ भेज रहे हो मेरे बेटे को? अरे, एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। उनके पास लोग दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसे भेजेंगे तो कम से कम ये जानवर इंसान बन के तो वापस आएगा। मुझे नहीं जाना। तुझसे किसी ने कुछ पूछा नहीं है। मुंह बंद रख। रमन अपना मोटा भारी शरीर लेकर जैसे तैसे उठा और तैयार होकर निकल गया। पिताजी को पता नहीं कहां से ये शिक्षा ग्रहण कराने का भूत सवार हो गया है। खैर, अब जो हो सो हो। किसी महापुरुष ने कहा है, जहां रहो वहीं मौज करो। अब मैं बाबा के पास जाकर मौज करूंगा। रमन चलता चलता गांव के बाहर निकल गया और बहुत लंबा सफर तय करके आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा। एक छोटी सी कुटिया थी, जिसके बराबर में एक बाबा ध्यान लगा रहे थे। वाह, क्या कमाल के बाबा हैं। बैठे बैठे सो रहे हैं। अरे बाबा, उठ जाओ, सुबह हो गई। बाबा, अरे ओ बाबा, उठ जाओ। कौन है मूर्ख? नमस्ते बाबा, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। आप भरी दोपहरी में सो क्यों रहे थे, वो भी बैठे बैठे? मंद बुद्धि कहीं के, मैं सो नहीं रहा था, ध्यान लगा रहा था। किस बात का ध्यान? तू अपना दिमाग घर छोड़कर आया है क्या? मुझे किसी ने बताया था बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और आपको तो इतना भी नहीं मालूम कि दिमाग सिर से निकाला नहीं जा सकता, वो सिर के अंदर ही रहता है। सुन मेरी बात, अगर तुम्हें मुझसे शिक्षा ग्रहण करनी है तो चुपचाप बैठ जा। मैं कुछ भी करूं, तू बोलेगा नहीं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा बाबा, गुरुदेव, महामहिम, प्रभु। अरे बस कर, चुप हो जा। इतना शांत मन था मेरा, मैं कभी चिल्लाता भी नहीं था। तूने आते ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं आगे क्या करेगा। पहला दिन रमन के लिए किसी बड़े युद्ध से कम नहीं था। बाबा ने उसे बस बैठने को कहा और खुद ध्यान में लग गए। रमन बोरियत से परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। ये बाबा तो बैठे बैठे सो रहे हैं, मुझे क्या सिखाएंगे? अरे बाबा, कुछ तो करिए, यहाँ मक्खियां काटने लगी। तूने चुप रहने का वचन दिया था, फिर से बोला तो जीभ खींच लूंगा। जी बाबा, अब बिल्कुल चुप रहूंगा। दिन भर यूं ही गुजर गया। रमन मन ही मन सोच रहा था कि वापस चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। पिताजी ने कहा था कि वापस आया तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। रहने दो, यहीं रहना ठीक है। अगले दिन बाबा ने उसे सिखाना शुरू किया। शुरुआत में रमन को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने हर चीज में रुचि लेना शुरू कर दिया। बाबा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रमन इतना मेहनती हो जाएगा। अरे लड़के, तू तो मेरा सबसे अच्छा शिष्य बन गया। मैंने कहा था ना बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस खाना और सोने का समय मिलना चाहिए।
कई महीने बीत गए। रमन ने अपने आलस को त्याग दिया और बाबा की दी हुई शिक्षा में निपुण हो गया। विदाई के समय बाबा ने उसे आशीर्वाद के साथ वरदान मांगने को कहा। मुझे तेरे जैसा शिष्य आज तक नहीं मिला। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुझे वरदान मांगने का अधिकार देता हूँ। बोल, क्या चाहिए? बाबा, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं जब चाहूं अपना रूप बदल सकूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, रूप बदलने से भाग्य नहीं बदलता। बाबा ने मंत्र पढ़ा और उनके हाथ में एक चमकदार मुखौटा आ गया। ये ले, इसे पहनकर तू जिस भी चेहरे को दिमाग में सोचेगा वही रूप ले पाएगा। धन्यवाद बाबा, अब मैं सभी को मजा चखाऊंगा। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा अब मजा आएगा। रमन मुखौटा लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि सबसे पहले वो अपने बड़े भाई संतोष का रूप लेगा। पहले संतोष बनकर घर जाऊंगा। माँ पिताजी को ऐसा झटका दूंगा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रमन ने मुखौटा पहना और संतोष का रूप ले लिया। अब वो बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह दिखने लगा। घर पहुंचते ही उसने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। माँ, मुझे आज से खाना मत देना। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहूंगा। क्या बेटा, तुझे क्या हो गया? अब बकवास कर रहा है, क्या पागल हो गया है? पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि सन्यासी बन जाऊं। क्या रखा है इस दुनिया में? आप लोग भी मेरे साथ जंगल चलो। ये घर बेच देते हैं और सारे पैसे दान कर देते हैं। मंजू देवी और संजय हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनका बड़ा बेटा पागल हो गया है, पर तभी रमन ने अपना असली रूप धारण कर लिया। रमन, तू? अभी तो यह संतोष था, ये क्या हो रहा है? माँ, ये मेरी नई कला है। बाबा ने मुझे ये जादुई मुखौटा दिया है जिससे मैं जिसका चाहूं उसका रूप ले सकता हूँ। उसी समय संतोष भी वहाँ आ गया और फिर रमन ने सबको मुखौटे की कहानी सुनाई। सब लोग बहुत खुश हुए और उसके पिता ने कहा, अब जब तू लौट ही आया है तो एक जरूरी बात बता दूं। क्या बात है पिताजी? कहीं फिर से मुझे किसी और बाबा के पास तो नहीं भेजना? बाबा के पास तो नहीं, लेकिन हाँ, अब तू घर बसाने की तैयारी कर ले। क्या मतलब? तेरी शादी तय कर दी है हमने। लड़की का नाम है रानी। रानी? वही रानी जो हमारे मोहल्ले में रहती है, वही जो मोटी है? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो क्या तुझे कोई परी चाहिए? खुद को देखा है, भैंसे जैसा शरीर है। मैं नहीं मानने वाला, तुझे मानना होगा। शादी तय हो चुकी है। तू जितना मुंह बनाएगा उतना ही शादी जल्दी होगी। रमन परेशान होकर घर से बाहर चला गया। उसने सोचा कि वो खुद रानी के घर जाकर शादी तोड़ दे। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त समय सामने खड़ा है। रमन ने मुखौटा पहना और खुद को जमींदार के रूप में बदल लिया। वो समय के पास गया। अरे लड़के, तेरी जमीन का कर लेने आया हूँ। चल, पैसे निकाल। कौन से पैसे? कौन सा कर? बहुत होशियार बन रहा है। जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो तेरी जमीन जब्त कर लूंगा। अरे जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? तभी रमन ने अपना असली रूप दिखाया और जोर जोर से हंसने लगा। अबे, मैं हूँ रमन। ये कैसे किया तूने? बाबा ने मुझे ये जादुई मुखौटा दिया है। अब मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। समय को यह सुनकर बहुत मजा आया। फिर दोनों मिलकर रानी के घर पहुंचे, पर वहां तो रानी के पिता और भाई ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। मैं रानी से बात करना चाहता हूँ। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अपशकुन है। ये हमारे घर का नियम है। अगर कुछ कहना है तो अपने पिताजी से कहो। रमन का सिर घूम गया। उसने सोचा कि वो शादी से बचने के लिए भाग जाएगा, लेकिन भागने से पहले उसने गांव वालों की नाक में दम करने की ठानी। वो मुखौटा पहनकर अलग अलग रूप लेने लगा। सबसे पहले वो गांव के प्रधान के रूप में भेष बदलकर हलवाई के पास पहुंचा। मिठाई में चीनी क्यों कम है? तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। माफ कर दीजिए प्रधान जी।
फिर वो एक महिला बनकर गांव के चौकीदार के पास आया। चौकीदार जी, आप बहुत सुंदर लगते हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अरे अरे बहन जी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मान जाइए ना। गांव में हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि लक्ष्मण नगर में भूत प्रेत आ गए हैं। रमन ने मुखौटा पहनकर गांव के और भी लोगों के साथ मजाक करने की ठानी। उसने कभी पहलवान बनकर लोगों को कुश्ती के लिए ललकारा, तो कभी बूढ़ी दादी बनकर बच्चों को डांटने लगा। अरे कौन कौन है यहाँ जो मुझसे कुश्ती लड़ेगा? ना बाबा ना, मुझे माफ करो। तुम कहाँ से आ गए? मैं गांव का नया पहलवान हूँ। आकर अपनी ताकत दिखा। इसी तरह उसने सबको परेशान किया। फिर अचानक उसे अपनी पुरानी बात याद आई। उसने चंचल को शादी के लिए बोला था, लेकिन उसने उसके मोटापे की वजह से मना कर दिया था। ओह, चंचल ने मुझे ठुकरा दिया था। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अरे कुछ गलत ना करना। कुछ गलत नहीं, बस तू देखता जा। रमन चंचल के घर उसके पति का रूप बनाकर पहुंच गया। चंचल, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता। आओ, बाहों में आ जाओ। ए जी, आपको क्या हुआ है आज? सुबह तो मुझसे लड़कर गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए और ऐसी बातें। खैर, अच्छी बात है। चंचल खुश होकर बात करने लगी, लेकिन तभी उसका असली पति घर आ गया। अरे ये कौन है? मैं तो हे भगवान, ये बहरूपिया कौन है? रमन तुरंत वहाँ से भागा। चंचल का पति उसे मारने की कोशिश कर रहा था और रमन भागते भागते अचानक उड़ने लगा। वाह, ये मुखौटा तो कमाल का है। वो काफी दूर जाकर रुका, लेकिन इस बीच गांव वालों को पता चल गया कि रमन ही ये सब कर रहा है। जब उसने फिर से किसी के साथ अजीब हरकत की तो लोग गुस्से में उसे पीटने लगे। अब बहुत हुआ रमन, तेरी शरारतें सहन नहीं होंगी। अरे मैंने तो बस मजाक किया था। गांव वाले उसे दौड़ाने लगे, लेकिन वो हर बार उड़कर बच जाता। पूरा एक हफ्ते तक वो अलग अलग रूप धरकर गांव वालों से बचता रहा। आखिरकार वो भागते भागते गांव के बाहर पहुंच गया और आराम करने लगा। जब वो सोकर उठा तो उसे पता चला कि उसका मुखौटा चोरी हो गया है। वो घबराकर गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? मेरा चेहरा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? उसने दौड़कर पानी में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरी तरह गायब था। उसकी जगह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सपाट जैसे अंडा। ये क्या हो गया? मेरा चेहरा कहाँ गया? गांव वालों ने उसे घेर लिया। बार बार रूप बदलने की वजह से ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने अपनी असली शक्ल ही भुला दी और अब मेरा मुखौटा भी चोरी हो गया। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और रमन सोचने लगा कि अब वो अपनी खोई हुई पहचान कैसे पाएगा। रमन जब घर पहुंचा तो उसकी शक्ल देखकर सभी हैरान रह गए। उसकी जगह सपाट चेहरा देखकर परिवार वाले डर और हंसी के बीच झूल रहे थे। अरे तेरी शक्ल को क्या हो गया? अब तो तुझे कोई पहचान ही नहीं सकता। यही तो समस्या है, बार बार रूप बदलने की वजह से मेरी शक्ल ही गायब हो गई। कोई बात नहीं, अब शादी कर और सुकून से रह। पिताजी, आपको तो बस शादी की पड़ी है। मैं जा रहा हूँ, पहले अपना चेहरा वापस लाऊंगा। रमन अपने दोस्त समय को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन समय कहीं नहीं दिखाई दिया। उसे यकीन हो गया कि समय ने ही उसका मुखौटा चुराया है। अब समझ गया, मुखौटा जरूर समय के पास है, पर वो है कहाँ? रमन हर किसी के पास जाकर उसे पकड़कर पूछने लगा। तू समय है ना? जल्दी बता। अरे पागल आदमी, बिना मुंह के आकर मुझे डरा रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटेगा। तभी रमन ने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान था। वो लड़की अचानक हवा में उड़ने लगी। समझ गया, यही समय है। रमन गुस्से में चिल्लाने लगा। समय, तू धोखेबाज है, मेरा मुखौटा वापस कर।
अब ये मुखौटा मेरा है। लेकिन तभी समय उड़ते हुए एक चिड़िया से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अरे धोखेबाज, दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू। धोखेबाज तू है मोटे, अकेले अकेले मजे ले रहा था। तभी वहाँ वही बाबा आ गए जिन्होंने रमन को मुखौटा दिया था। तुम में से कोई भी इस मुखौटे के लायक नहीं हो, इसे मैं वापस ले जा रहा हूँ। बाबा, कम से कम मेरी शक्ल तो वापस कर दो, मैं अपनी असली पहचान भूल गया हूँ। अब तू इसी अंडे जैसी शक्ल के साथ रह। रमन के सपाट चेहरे को देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। गांव के ठहाकों के बीच रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब मेरे मजाक और झूठ की सजा है, अब मुझे इसी तरह जीना होगा। गांव वाले हंसते रहे और रमन अपने सपाट चेहरे के साथ घर चला गया।